भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल कालीन साहित्य और मुगल काल से संबंधित विविध प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है लेडेन और रस्किन, विलियम हॉकिंस, फिंच या फिर विलियम जोन्स। तो सही उत्तर है लेडन और रस्किन ने। दोस्तों, तुझके बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। इसे बाबरनामा भी कहते हैं और बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने किया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम या जेबुन्निसा बेगम। तो सही उत्तर गुलबदन बेगम, ऑप्शन ए। दोस्तों, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। अगला है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? आपको बताना है। उत्तर है हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम द्वारा की गई। हुमायूं नामा की रचना दोस्तों गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो उत्तर है माहम अनगा के द्वारा, ऑप्शन बी। दोस्तों, माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन आपके हैं दारा शिकोह, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या ताजुल माली। तो सही उत्तर ताजुल माली, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा, संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद ताज अल दीन मुफ्ती अल मालिकी द्वारा मुफरिह अल कुबाल नाम से किया गया था। ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। तो याद रखिएगा, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, तबकाते अकबरी किसने लिखा है? तो सही उत्तर तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है। दोस्तों, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी की रचना की, जिसे तारीख ए निजामी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? आपको बताना है। अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी। तो सही उत्तर अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं, शाहजहांनामा इनायत खां की रचना है। दोस्तों, याद रखिएगा, शाहजहांनामा इस पुस्तक के लेखक इनायत खां हैं। अगला प्रश्न है, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? ऑप्शन है पंचतंत्र, महाभारत, रामायण या सूरसागर। तो उत्तर है पंचतंत्र, ऑप्शन ए। दोस्तों, पंचतंत्र का अनुवाद मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी ने अनवर ए सुहेली के नाम से किया था। तो याद रखिएगा, पंचतंत्र का अनुवाद जो है अनवर ए सुहेली के नाम से मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? तो उत्तर है 7 वर्षों में। दोस्तों, अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 1596 के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ वर्षों में अकबरनामा पूर्ण करने का वर्ष 7 से भी अधिक 12 या 13 वर्ष बताया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। लेकिन आप जान लीजिए कि अबुल फजल द्वारा 1590 से 1596 के बीच के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत को अकबरनामा में लिखा है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? आपको बताना है।
तो सही उत्तर मुगल काल की दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पादशाहनामा या फिर बाबरनामा? तो सही उत्तर बाबरनामा। दोस्तों, बाबर द्वारा रचित तुझके बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखित आत्मकथा है। इसका अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि आईने अकबरी का रचयिता कौन था? आईने अकबरी दोस्तों अबुल फजल की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अबुल फजल अकबर का दरबारी रचनाकार रहा है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या नाम से है या किस नाम से है? आपको बताना है। तो सही उत्तर रज्मनामा ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है। नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी आदि ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत का नाम रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा है। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो उत्तर है शाहजहां के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार। दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां-कालीन इतिहास का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। इसमें पुस्तकें और लेखकों का सुमेलन किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तबकाते नासिरी ये मिन्हास उस सिराज जसजानी की रचना है। तारीख़ फिरोजशाही शम्स ए सिराज अफीफ़ की। तुगलकनामा इब्न बतूता की रचना नहीं है और हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तुगलकनामा का लेखक जो है इब्न बतूता नहीं बल्कि अमीर खुसरो था। दोस्तों, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रहला पुस्तक में लिखा है और अन्य पुस्तकें आपकी सही सुमेलित हैं। तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। हसन निजामी। दोस्तों, हसन निजामी ये इनकी रचना है ताजुल मासिर। ख्वांदमीर, तो ख्वांदमीर की रचना है हुमायूंनामा। इसके अलावा मोहम्मद काजिन की रचना है आलमगीरनामा और भीमसेन ने नुस्खा ए दिलकुशा ग्रंथ की रचना की है। तो 4, 3, 1, 2 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। विकल्प देखते हैं। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। हसन निजामी ने ताजुल माशिर की रचना की। ख्वांदमीर की रचना हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिन ने आलमगीरनामा और भीमसेन ने नुस्खा ए दिलकुशा की रचना की है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का जो है मिलान करिए। तो इसमें देखिए, भीमसेन कायस्थ ने तारीख़े दिलकुशा इस ग्रंथ की रचना की है। चंद्रभान ब्राह्मण ने चहार चमन की रचना की है। ईश्वर दास नागर की रचना फुतुहात ए आलमगीरी और सुजान राय भंडारी की खुलासत उल तवारीख है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन आपका हो जाएगा 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नस्तालीक है क्या? आपको बताना है। तो नस्तालीक याद रखिएगा एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो है नस्तालीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। अगला प्रश्न है, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे कौन थे? तो सही उत्तर है देखिए राजा सावंत सिंह। दोस्तों, आप जान लीजिए अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17वीं 18वीं शताब्दी, इनका अन्य नाम नागरीदास यानी राधा का सेवक था। इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे हैं और किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था।
मुगल साहित्य के बाद आइए देख लेते हैं दोस्तों मुगल काल के विविध प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पूरनमल, मालदेव, राणा सांगा या हेमू। तो सही उत्तर हेमू के नाम से। दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय गौरव यानी भारतीय यश का अंतिम सूर्य शब्द या शब्दावली किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप या हेमू। तो सही उत्तर है पृथ्वीराज। दोस्तों B.N. लूनिया की पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान और यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर्य यानी द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। ऑप्शन है आपके कालीकट, भरूच, कैम्बे या सूरत को। तो सही उत्तर है सूरत को। दोस्तों मुगल काल में गुजरात के सूरत बंदरगाह से होकर हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था किससे। तो याद रखिएगा मुगलों ने नवरोज त्योहार पारसियों से ग्रहण किया था। नवरोज का त्योहार ईरान यानी फारस से लिया गया था। ये एक राष्ट्रीय त्योहार था। ये 19 दिनों तक मनाया जाता था। मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वो कौन था। लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट या हैदराबाद में। तो उत्तर है लखनऊ में। दोस्तों गुप्त काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस तथा मुगल काल में दोस्तों आप जान लीजिए कि शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस, परंपरा और तफसीर यानी टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक यानी न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। तो याद रखिएगा मुगल काल में लखनऊ के मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो उत्तर है माहम अनगा ने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। दोस्तों दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मदरसा का निर्माण माहम अनगा के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन इतिहास के मध्यकाल में या भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, आपको बताना है। कृषक, योद्धा, बुनकर या व्यापारी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ये व्यापारी। देखिए बंजारा शब्द का उद्गम संस्कृत के वाणिज्य से हुआ है। वाणिज्य का अर्थ व्यापार और उससे बना वणिक अर्थात व्यापारी या बनिया। व्यापार करने वालों को बंजारा कहा गया है। तो याद रखिएगा भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे व्यापारी होते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए दाम तांबे की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख और जरीब एक प्रकार का कर। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप के लिए प्रयुक्त होती थी। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस सही है। अकबर के समय में थॉमस रो सही नहीं है। शाहजहां के समय में ट्रेवर नियर और औरंगजेब के समय में मनुची ये विदेशी यात्री भारत आए थे। तो याद रखिएगा थॉमस रो 1615 से 1619 में जहांगीर काल में मुगल दरबार में आया था। तो ये जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आया था, न कि अकबर के काल में। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है
कि ये किसका कथन है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ऑप्शन है मनुची, ट्रेवर नियर, विलियम फिंच या अब्दुल हमीद लाहौरी। तो सही उत्तर विलियम फिंच। दोस्तों, विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें कुछ घटनाएं हैं और उनका वर्षों से मिलान करना है। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था दोस्तों। इसके अलावा तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, अकबर की मृत्यु 1605 में और औरंगजेब की मृत्यु जो है ये 1707 में हुई थी। तो सही सुमेलन 3, 1, 4 और 2 हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, अकबर की मृत्यु 1605 में और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। हल्दी घाटी के युद्ध से कौन सा शासक? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। बिलग्राम का युद्ध जो है ये हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह के विरुद्ध लड़ा गया था। खुसरो का विद्रोह जो है ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। 2, 3, 4 और 1। तो यहाँ पर सही विकल्प 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा मिलान करने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। बाबर ने संभल के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। हुमायूं ने दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया। अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने, आप जान लीजिए, एतमादुद्दौला का मकबरा या जहांगीर के काल में एतमादुद्दौला का मकबरा बना था। 1, 2, 3, 4 सीधे सीधे इसमें सुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो हाकिंस दोस्तों 1608 से 1611 में भारत की यात्रा पर रहा। टॉमस रो ने 1615 से 1619 के बीच भारत की यात्रा की थी। मनुची ये 1653 से 1708 तक और राल्फ फिंच जो है ये 1583 से 1586 तक। राल्फ फिंच जो है 1585 नहीं बल्कि 1583 से 1586 तक भारत में रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न जो है इसमें सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1583 में राल्फ फिंच जो है 1585-86 नहीं बल्कि 1583 में भारत आया और 1586 तक भारत में रहा था। तो मोटे तौर पर इसका उत्तर जो है 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन इसमें आप राल्फ फिंच का जो समय काल है उसको आप चेंज कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा कि 1583 से 1586 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इमारतों और शासकों का सुमेलन करना है आपको। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये देखिए इल्तुतमिश के समय में फाइनल हुआ था। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह द्वारा बनवाया गया। बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अता अली खां किसका नाम था आपको बताना है। ऑप्शन है अबुल फजल, अबुल फैजी, टोडरमल, आदम खां या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप जान लीजिए
अता अली खां, तो अता अली खां किसका नाम था? आप जानकारी के लिए आपको बता दें, तानसेन का नाम था अता अली खां। कैसे? तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था और इस्लाम धर्म में धर्मांतरण या इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उनका नाम अता अली खां रखा गया था। तो याद रखिएगा, अता अली खां तानसेन का धर्म परिवर्तन के बाद का नाम था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? आपको बताना है। खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी एतमादुद्दौला का मकबरा, आगरा औरंगजेब का मकबरा या दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा आपका दिल्ली में है। दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है, याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में है और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में स्थित है। केवल ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।